हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। दिस इज शिवानी है। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव, जिसका हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछले वाले लेक्चर में, जहाँ पे हमने एडजर्प्शन जो चैप्टर था उसको ख़त्म किया। ठीक है, तो आप में से जो लोग उसको नहीं देखे, प्लीज़ वो चैप्टर को देख लीजिए। एंड सोल्यूशन कोलिगेटिव में से ही मैक्सिमम 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको आइदर एमसीक्यू से क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2 मार्क्स का एक प्रॉब्लम पूछ सकता है, जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पोर्शन से आ सकता है। तो मैं आपको डिटेल में सारे कुछ पढ़ाने वाली हूँ। प्लीज़ हमारा लेक्चर को फॉलो कीजिए। ओके, तो फिर चलिए चलते हैं। इसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, सिर्फ 2 और 3 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि मिक्सचर क्या होता है एंड सॉल्यूशन क्या होता है। मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है कि टू और मोर कंपाउंड, जो 2 और मोर देन 2 कंपाउंड जब मिक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर आइदर लिक्विड स्टेट में हो सकता है, गैस स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। सॉलिड का कोई भी मिक्सचर आप ले सकते हैं, लिक्विड का भी कोई भी मिक्सचर हो सकता है, गैस का मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो गैस को आप मिला के मिक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूशन में जो होता है, सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है और लार्ज क्वांटिटी में होता है, but for solute it is in small quantity। ठीक है, इसका भी मैं नोट आपको नहीं देने वाली हूँ। ये जो चैप्टर है वो आपका 12th में भी था। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ याद होगा। एंड मैंने आपको लिक्विड स्टेट में जब ये कराया था आपको क्लासेस में, उसमें मैंने भी बहुत सारे वेपर प्रेशर के बारे में बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी बताया था, थोड़ा थोड़ा सरफेस टेंशन क्या होता है उसके बारे में भी बताया था, उसका टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है और कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है उसके बारे में भी मैंने बताया था। तो अगर आपने लिक्विड स्टेट वाला चैप्टर को नहीं देखे, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अ, तो यहाँ पे हम जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको और कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा तो आप ट्वेल्थ का बुक में से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तो फिर चलते हैं। ये जो है सॉल्यूशन, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज, मैक्सिमम नहीं, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होता है क्या, the amount of the amount of solute present, the amount of solute present in a given amount of solvent, given amount of solvent is called as concentration, or AC is known as concentration। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना मतलब 1 लीटर, मान लीजिए कि हमने सॉल्वेंट लिया, एक कंटेनर लिया हमने, वहाँ पे 1 लीटर का वाटर ले लिया, सिर्फ हमने 1 लीटर का वाटर लिया। एंड वहाँ पे मान लीजिए कि हमने 2 स्पून ऑफ सॉल्ट उसमें दिया। ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन हुआ सॉल्ट सोल्यूशन, वो सॉल्ट सोल्यूशन में कंपोनेंट क्या क्या है, कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है वाटर, H2O, एंड सेकेंड है NaCl। जो सॉल्ट हमने डाला तो वो हमारा हो गया क्या, सॉलिड प्लस लिक्विड का सोल्यूशन। तो वैसे ही जो सोल्यूशन होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड गैस का हो सकता है। सॉलिड गैस का मतलब क्या, जब हमारा होता है ना जो हमारा, मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में बताया था, जब हमारा अल्कीन में से अल्केन निकलता है। ठीक है, अल्कीन और ओलिफिन, जब ओलिफिन है अल्कीन का कॉमन नेम। ठीक है, तो ओलिफिन को लेकर जब वहाँ पे हम जो हमारा होता है, ये रिएक्शन आपको याद होगा, सी ऑर्गेनिक का CH2 ये है ओलिफिन। ओलिफिन में एडजर्प्शन होता है, जो रिएक्शन होता है वहाँ पे एडजर्प्शन होता है निकेल के ऊपर
H2O का फाइन निकल पाउडर हम लेते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एडजर्प्शन होता है। तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर हो रहा है रिएक्शन, यहाँ पे सॉलिड एंड ये भी रिएक्टेंट भी जो है ओलिफिन क्या होता है, गैस में होता है। ठीक है, उसको हाई प्रेशर देके लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है गैस एंड सॉलिड का। ठीक है, तो जो सोल्यूशन होता है वो सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड गैस का हो सकता है, गैस लिक्विड का हो सकता है, किसी भी तरह का सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सॉल्यूशन को। और कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन में, जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, उसको हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, तभी आपको सही लगेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन होता है क्या, जितना सॉल्वेंट में जो सोल्यूशन पर्टिकुलर होता है, वहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वहाँ पे कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डालते हैं। मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में हमने 2 ग्राम शुगर ले लिया, या फिर सॉल्ट ले लिया, या फिर और मान लीजिए कि 1 लीटर के वाटर में हमने रोज वाटर डाल लिया 2 ग्राम का। ठीक है, तो कुछ भी कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट कितना होता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में, उसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म का इंट्रोडक्शन किया था, जो है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज योर परसेंटेज बाय मास। ठीक है, concentration is represented by following methods. Concentration is expressed by, मेरे साथ साथ ही लिखते रहना। ठीक है, concentration is expressed by this following. First one is your percentage by mass. Second one is your percentage by volume. ठीक है, थर्ड वन इज योर मोलारिटी। ये टर्म आपने बहुत जगह में सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, मोलालिटी। फिफ्थ वन इज नॉर्मालिटी। ठीक है, सिक्स्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन, या फिर पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, सेवेंथ वन इज फॉर्मेलिटी, एंड लास्ट वन इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो पर्टिकुलर है उसको मैंने गैसेस स्टेट जब पढ़ाया था उसको बताया था कि मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स में। ठीक है, एक्स जो होता है क्या, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज मास मतलब मान लीजिए कि 1000 ग्राम में मान लीजिए कि 1 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, ये होगा उसका परसेंटेज। ठीक है, तो वैसे ही मतलब यहाँ पे क्या W बाय W कैलकुलेट होता है। यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, मोलारिटी भी आगे चलकर हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, एक छोटा चैप्टर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है IIT एग्जाम के लिए। तो अगर आप इसको रिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई 12th का बुक अवेलेबल होगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट इज परसेंटेज बाय मास, है ना, परसेंटेज बाय मास। पर मास कितना परसेंटेज का सोल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में। ठीक है, पर मास कितने परसेंटेज का सोल्यूट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसको हम डिनोट करते हैं क्या, W बाई W में। ठीक है, तो मान लीजिए कि 200 ग्राम का सॉल्ट, मतलब NaCl या फिर KCl, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए कि 200 ग्राम का हमने सॉल्ट लिया, उसको हमने डिजोल्व किया 500 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है,
तो इसको हम डिनोट करते हैं W2 में एंड इसको हम डिनोट करेंगे W1 में, ठीक है। तो अगर 200 ग्राम का सॉल्ट जो है वो 500 ग्राम का वाटर में डिजोल्व हो गया, तो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजोल्व होगा? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। परसेंटेज मतलब सब कुछ 100 से ही मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा परसेंटेज? सॉल्यूट परसेंटेज विल बी, और सॉल्ट यहाँ पे तो हमने सॉल्यूट को सॉल्ट लिया है ना, तो सॉल्ट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 200 ग्राम प्रेजेंट है 500 में, ठीक है। 200 ग्राम प्रेजेंट है 500 में, मतलब 500 ग्राम में 200 ग्राम का 500 ग्राम वाटर में 200 ग्राम का सॉल्ट प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने सॉल्ट प्रेजेंट होगा? यही होगा उसका आंसर। 500 ग्राम ऑफ वाटर में अगर 200 ग्राम का सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो 100 ग्राम वाटर में कितने प्रेजेंट होगा? परसेंटेज मतलब 100 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40%। यहाँ पे जो परसेंटेज है सॉल्ट का वो है 40%। वैसे ही अगर आप कुछ कोई भी अमाउंट लेकर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया होगा आप आराम से निकाल पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा इस टॉपिक से, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। सिर्फ आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। नॉर्मलिटी, मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। यही सब आपको अगर पता होगा तो ईजी हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। तो अगर मैं बात करूं कि चलिए अब परसेंटेज मास हमने देख लिया। परसेंटेज ऑफ मास को अगर मैं और एक फॉर्मूला में लिखूं, परसेंटेज बाय मास होगा क्या? जितना मास आपका गिवन है, ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। वेट ऑफ द सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? इसका कॉम्बिनेशन होगा ना। तो यही होगा आपका परसेंटेज बाय मास, ठीक है। ओके, तो और एक टर्म है हमारे पास क्या? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 ग्राम जितना मास ऑफ सॉल्यूट आपका डिजॉल्व होगा तो उसी को हम बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। एक टर्म होता है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसको अच्छे से याद रखना कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट वहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram, amount of solute in grams that can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये होता है आपका टर्म जो होता है क्या? सॉल्युबिलिटी। तो हमने देख लिया कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है एंड सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चल के बात करते हैं कि मोलारिटी क्या होता है। जिसे हमने निकाला परसेंटेज है मास, वैसे ही परसेंटेज है वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है। मास ऑफ द जितना वेट दिया होगा आपका सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को हम कैसे डिराइव करते हैं? लीटर में। लीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, लीटर। वॉल्यूम को किस किस यूनिट में डिस्क्राइब किया जाता है? लीटर हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, ओके। उसके बाद डेसीमीटर क्यूब हो सकता है या फिर मीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है। ओके,
इसमें कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि पर्टिकुलर यूनिट से एक यूनिट को कैसे डिराइव करें, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से डिफरेंट डिफरेंट यूनिट को हम कैसे निकालें, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो होता है, इसको अच्छे से याद रखना, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर, ठीक है। एंड 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 मिलीलीटर। एंड 1 मिलीलीटर जो होता है वही होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अच्छे से ध्यान से रखना। एंड जो 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब भी उतना ही होता है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोलारिटी के बारे में, अब बात करते हैं मोलारिटी क्या होता है, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मोलारिटी होता है सिंपली नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of the solution। 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ जितना सोल्यूट होता है प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ मोल होता है क्या, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं NaCl का या फिर HCl का अगर मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने जाऊं तो मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है 3.65 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर इसका मोलरिटी हमें कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? हमारे पास ये दिया है गिवन मास, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है 3.65 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 3.65 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है, ठीक है। उसका हम कैलकुलेट क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास दिया है यहाँ पे क्या, 3.65 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ HCl मतलब क्या, इस क्लोराइड का मोलिकुलर मास होता है 35.5 ग्राम एंड हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 1 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे HCl का मोलिकुलर मास कितना होगा, 36.5 ग्राम। हमारे पास गिवन है 3.65 ग्राम एंड हमारे पास मोलिकुलर मास आया कितना, 36.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.1 नंबर ऑफ मोल आएगा 0.1, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट होता 3.65 ग्राम का HCl अगर 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होता तो यहाँ पे मोलारिटी कितना निकलता। अगर हमारे पास ये जो हमने गिवन मास लिया ना, गिवन मास लेकर हम नंबर ऑफ मोल कितना हुआ कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो 3.56 ग्राम प्रेजेंट है वो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो यहाँ पे पर्टिकुलर मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M में। नंबर ऑफ मोल कितना आया हमारे पास, 0.1 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। मोलारिटी आएगा 1 लीटर 0.1 मोलार सोल्यूशन, ठीक है। इसको मोलारिटी मतलब 0.1 मोलार सोल्यूशन उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अगर 1 लीटर में एक पर्टिकुलर 1 लीटर में जितने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा उसको हम उसी को हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे मोलार सोल्यूशन, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेट कैसे किया जाता है हमने देखा कि मोलारिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होता है एंड मोलालिटी क्या होता है, ठीक है। और एक बात है, मोलारिटी अगर आपके पास दो सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन गिवन है, उसको आपको वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा मोलारिटी क्या होगा। तो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास अगर दिया है गिवन है 50 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl गिवन है एंड गिवन है क्या 100 ml ऑफ 0.3 मोलर HCl, ठीक है। तो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इतना मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट मोलारिटी होगा दो सोल्यूशन का हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, M फाइनल होगा मोलारिटी फाइनल
will be equal to number of mole of HCl final divided by volume final into 100, सॉरी into 1000। देखिए और एक बात है, मोलरिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट होगा 1 लीटर में उसको देखते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है कितना, देखिए अगर हम मान ले कि मान लीजिए कि ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, अगर आपके पास मान लीजिए कि गिवन मास दिया है 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम ऑफ गिवन मास, कोई भी सॉल्यूट आप ले लीजिए, 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 500 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है। 250 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ पे मोलरिटी कितना आएगा, यहाँ पे मोलरिटी आएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 1000। देखिए हमारे पास मोलरिटी कितना होता था, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल होता है क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो यहाँ पे अगर 1 लीटर को हम ऊपर आके लिखेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ऐसे ही करते हैं मोलरिटी का। तो यहाँ पे मोलरिटी का फाइनल क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइनल कितना प्रेजेंट है पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल इनटू 1000, ठीक है। ओके, सो अगर यहाँ पे हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम फाइनल तो हो जाएगा 50 ml प्लस 100 ml, मतलब V1 कितना था एंड V2 कितना था, उसको अगर हम मिक्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम फाइनल। लेकिन नंबर ऑफ मोल को हम कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल, उसको हम करेंगे क्या, मास M1 इंटू V1, ठीक है, प्लस M2 इंटू V2, यही उसका फॉर्मूला। इसको आपको डिराइव करना नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। द फाइनल मोलरिटी विल बी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। M1 गिवन है यहाँ पे क्या 0.2 मोलर, M2 गिवन है 0.3 मोलर, वॉल्यूम गिवन है फर्स्ट में गिवन है 550 ml, सेकेंड में गिवन है 100 ml, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अगर सोल्यूशन का अगर हम वैल्यू पुट कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, M1 मतलब 0.2 इंटू 50 प्लस 100 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 100, ठीक है। तो इसका आप सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं, ये बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, सो ये था आपका क्या फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी फाइनल मोलरिटी क्या होगा, है ना। अगर हम चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में जाकर कि मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं अच्छा नॉर्मलिटी को पढ़ने से पहले इक्विवेलेंट मास क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास होता है क्या, इक्विवेलेंट मास को डिनोट करते हैं ई से। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास। मोलर मास जो होता है वही इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। अगर मैं बात करूँ HCl के, ठीक है, या फिर NaCl की बात कर लीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने HCl लिया, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है। तो HCl में मॉलिकुलर मास हमने अभी निकाला था, क्या कितना होता है 36.5 ग्राम डिवाइडेड बाई वैलेंसी। यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंस होता है 1 एंड क्लोराइड का वैलेंस भी होता है 1। तो यहाँ पे तो वैलेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 1, तो 36.5 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 36.5 ग्राम, ठीक है।
इक्विवेलेंट मास जितना यहाँ पे है उतना मॉलिक्यूलर मास भी है, ठीक है। ओके। तो अगर मैं मान लूँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलिटी कितना कैलकुलेट होगा, मास और इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। नंबर, इसको अच्छे से याद रखना है। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ओके, नॉर्मलिटी एंड इसको नॉर्मलिटी को हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। एन होता है क्या, नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 1000, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के बीच में क्या फर्क होता है, तो नॉर्मलिटी, इसका बीच में फॉर्मूला आ जाएगा क्या, नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। किस किस बुक में जेड फैक्टर भी देता है, तो एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि HCl में क्या है, एन फैक्टर मतलब 1 है, वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं ना, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, Cl भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते, तो HCl के केस में एन फैक्टर होगा 1, ठीक है। तो हमने देख लिया अब तक क्या, सॉल्युबिलिटी देख लिया क्या होता है, उसके बाद हमने देख लिया कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर हम देखेंगे और एक टर्म स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन लैबोरेटरी में आपने सुना होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, वेट ऑफ द सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। हमने देखा था सोल्यूबिलिटी क्या होता है, सोल्यूबिलिटी होता है मैक्सिमम वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूबिलिटी हमने जब निकाला था वहाँ पे हमने 100 ग्राम में से निकाला था कितना सोल्यूशन सोल्यूट प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर हमें स्ट्रेंथ की बात करना है तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इज द वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर का एक सोल्यूशन में जितना वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, तो अब तक हमने देख लिया कि मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है। अगर मैं बात करूं मोलालिटी क्या होता है, ठीक है, तो मोलालिटी को भी हम किसके डिनोट करते हैं, किसमें, स्मॉल m से, ठीक है। मोलालिटी विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसको आगे जाकर हम जब असाइनमेंट करेंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने नॉर्मलिटी, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके बाद हमने देख लिया क्या परसेंटेज बाय मास क्या होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ मास क्या होता है कि जब 100 में से कितना प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ मास, ठीक है। तो पार्ट्स पर बिलियन या फिर पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पर मिलियन कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। पर मिलियन कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम देखेंगे पर बिलियन कितना प्रेजेंट होता है सोल्यूट, वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। ओके, तो हमने देख लिया कि मेथड कितना कितने कैसे कैसे होते हैं सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे जाकर, हम यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से याद रखना पार्ट्स पर मिलियन कैसे होता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है। अगर मैं आपको इसको लिख लीजिए थोड़ा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ppm से, ठीक है।
तो ppm क्या होता है कि व्हेन ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। मान लीजिए कि 10,000 लीटर ऑफ सोल्यूशन में हमने डाला 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट। एक बड़ा सा जो हमारे पास वाटर टैंक होता है ना, कितना 10,000 मैक्सिमम 1,000 लीटर का वाटर तो होता होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वाटर टैंक में अगर हम 1 स्पून सॉल्ट डाल दें तो वहाँ पे सॉल्ट का परसेंटेज कितना कम हो जाता है पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर वाटर टैंक में हम 1 ग्राम NaCl या ऐड करेंगे, 1 ग्राम प्रेजेंट इन 1,000 लीटर ऑफ द 1,000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो वहाँ पे जो सॉल्ट का परसेंटेज है वो कितना 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 छोटा हो जा रहा है ना। तो उसी कंडीशन में हम निकालते हैं क्या, पार्ट्स पर मिलियन। The when a solute is present in very small amount in then वहाँ पे इसका concentration expressed होता है parts per million में। 10 to the power million होता है क्या, 10 to the power 6। तो ppm will be mathematically will be equal to mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6, ठीक है। ये है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो हमने अब तक चलिए अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा जाकर राउल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ये एक फेमस लॉ है। राउल्स लॉ का सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है, और उसका प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो राउल्स लॉ कैसे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ कैसा होता है, ठीक है। राउल्स लॉ, ठीक है, सॉरी गाइस। तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे ये दो तरह का होता है, ठीक है। फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक फॉर्मूला होता है एंड फॉर वोलेटाइल सोल्यूट एक फॉर्मूला होता है। वोलेटाइल मतलब जो वोलेटाइल हो जाता है, जैसे कि आपके पास हो गया क्या, नाफ्थलीन जो होता है वो वोलेटाइल होता है ना। तो अगर मैं बात करूं राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 विल बी इक्वल टू X सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे X क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको लिख के दूं, फॉर्मूला हो जाएगा क्या, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 विल बी इक्वल टू X। यहाँ पे X क्या होता है, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये होता है पर्टिकुलर जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये होता है आपके पास किसके लिए, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ठीक है। अगर मैं वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए बात करूं, फॉर द वोलेटाइल सॉल्यूट द प्रेशर द फॉर्मूला विल बी फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर्मूला विल बी PA, थोड़ा इन चेंज कर लेते हैं, PA will be equal to XA into P0A, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे होता है, द PA is वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन सोल्यूशन। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने दो तरह का लिक्विड लिया A B, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ A ऑफ द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ A इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, ठीक है। तो ये हो आपका राउल्स लॉ। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे जाकर हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होता है। एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, जितना सोल्यूट एंड जो होता है ना आपके पास, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन,
जो ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एज द रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डेफिनेशन में आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिफाइंड एज, ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लीजिए अपने कॉपी में। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी डिफाइंड as the excess pressure that must be exerted on the solution side. Osmotic pressure may be defined as the excess pressure that must be exerted on the solution side to prevent the flow of pure solvent. The excess pressure that must be exerted on the solution side to prevent the flow of pure solvent molecule towards the solution side when both are separated by membrane, ठीक है, permeable membrane. ओके, सो यहाँ पे हमने देख लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना क्या है? जब किशमिश हम लेते हैं ना, वहाँ पे जब हम खीर बनाते हैं, वहाँ पे हम जब किशमिश लेते हैं ना, तो वहाँ पे किशमिश के अंदर जो आपका सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो खीर जब बनाते हैं हम, वहाँ पे सल्यूट का परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। तो वाटर क्या करता है? फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन को फ्लो करता है, ताकि ईच साइड द कंसेंट्रेशन विल बी सिमिलर, ठीक है। तो ये होता है आपका नेचुरल फेनोमेनन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर्मूला की, तो इज ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। तो पाई ये होता है इज इक्वल होगा पूरा आइडियल गैस की इक्वेशन की तरह, पाई भी विल बी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। हमारे पास इन केस ऑफ गैस होता है, गैसेस स्टेट क्या होता था? आइडियल गैस होता था क्या? पी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता था आइडियल गैस लॉ। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह हमने ऑस्मोटिक प्रेशर डाल दिया, तो पाई भी विल बी इक्वल टू एनआरटी। आर है आपका नॉर्मल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, वी है वॉल्यूम, पाई जो है वो है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ओके, सो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी। आगे जाकर हम और जो एक एक्स्ट्रा क्लास में लूँगी, वहाँ पे आपका सोल्यूशन क्वालिटेटिव खत्म हो जाएगा। वहाँ अगर ये खत्म हो गया तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम मेन ग्रुप जो है, इतना बड़ा चैप्टर जो है ना, मेन ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास अगर कोई समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बिलो द वीडियो, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप आज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको फॉलो कीजिए हमको, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन विथ मी। बाय बाय गाइस, टेक केयर। होप कि आप सब अच्छे रहेंगे एंड पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।